हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले अपन दैनिक जीवन में भी देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज, सबने नाम सुना होगा। तो इनको नाम कार्बोहाइड्रेट कैसे पड़ा? तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनका रेशियो होता है 2:1। ठीक है, तो 2:1 किसमें होते हैं? वाटर में। और वाटर को और क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रेट। और इनमें H और O के अलावा इसमें साथ में और क्या होता है? कार्बन। तो ये कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स। तो कार्बन के हाइड्रेट्स होने के कारण इन कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया अपन ने? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बाद में वाइडली स्टडी की गई तो देखा गया कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उनमें रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 है। तो ये इस रूल के एक्सेप्शन हो जाएंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड है, उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मीन्स ये भी कार्बन का हाइड्रेट है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया यहाँ पे? 2:1। तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसी तरीके से एक शुगर है रेमनोज। तो शुगर्स में तो शुगर्स सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। लेकिन इसका फॉर्मूला है C6H12O5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 नहीं है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाइड डेफिनेशन नहीं है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये इनिशियली डेफिनेशन दी गई थी कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं उनको क्या कहेंगे अपन? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये डेफिनेशन है, ये सब पे लागू नहीं होती, तो एक वाइड डेफिनेशन दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे अपन? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी जिन कंपाउंड्स में पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड यानी CHO और कीटोन C+O। तो जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिनमें प्रेजेंट है उनको अपन क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। या फिर जो कंपाउंड है अपने हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है, या तो जिनमें ऑलरेडी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, या फिर जो कंपाउंड है ऑन हाइड्रोलिसिस यानी जिनका जल अपघटन करने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर पूछे तो अपने पीछे वाली डेफिनेशन नहीं देनी, हमें जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो देनी है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स the polyhydroxyaldehyde or ketone compounds are known as carbohydrate or the compound which on hydrolysis give polyhydroxyaldehyde or ketone are known as carbohydrate। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहेंगे? जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे OH ग्रुप भी इनमें क्या होंगे? प्रेजेंट। तो ये अपन ने यहाँ पे किया अपन ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। अब इसके बाद में अपन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से अपन को करना है। फर्स्ट जो वे है इनके क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
कार्बोहाइड्रेट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इनका कलर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, क्रिस्टलाइन है या नॉन क्रिस्टलाइन, इस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट है शुगर और दूसरी है नॉन शुगर। ठीक है, तो दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट एक में शुगर और दूसरी आ जाएंगी नॉन शुगर। शुगर यानी जो टेस्ट में कैसी है, स्वीट है, टेस्ट में मीठी होती है। दूसरा ये वाटर सॉल्युबल है। और थर्ड ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो जो शुगर्स है वो टेस्ट में स्वीट होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी और कैसे होंगी ये, क्रिस्टलाइन। इसके एग्जांपल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये शुगर हो गई। नॉन शुगर जस्ट अपोजिट है इनकी प्रॉपर्टीज में, ये स्वीट है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं है। ये वाटर सॉल्युबल है, ये नॉन सॉल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। तीसरा ये क्रिस्टलाइन है और ये कैसे हो जाएंगे, नॉन क्रिस्टलाइन। और इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं अपने स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये अपन ने फर्स्ट तरीके से क्लासिफिकेशन किया है इनका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड है नॉन शुगर। शुगर्स स्वीट होती है, टेस्ट में मीठी होती है, जैसे फ्रक्टोज फलों में होती है, मीठी होती है। चीनी है अपनी, ग्लूकोज है, वो भी मीठा होता है। दूध में लैक्टोज होती है, इसी वजह से दूध का मीठा होता है स्वाद। ये सारे वाटर सॉल्युबल है। चीनी आसानी से डिजोल्व हो जाती है। अपना जूस है वो भी पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर बोलते हैं इसको। और ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन। इनके क्रिस्टल आसानी से बना सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज एक्सेट्रा। नॉन शुगर ये स्वीट नहीं होती टेस्ट में, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और तीसरा ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके दो ही एग्जांपल्स अपने स्टार्च और सेलिन। अब सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड इज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और थर्ड आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है, इनका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई भी छोटे मॉलिक्यूल्स में ये डिवाइड नहीं होते, आगे छोटे मॉलिक्यूल हमें नहीं मिलेंगे। ओलिगोसेकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलती है। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड इनका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करेंगे तो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। और पॉलीसेकेराइड इनका हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 10 यानी 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट है इसमें मिलती। अब मोनोसेकेराइड यानी इनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। अब देखो कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n
एन एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे एन की वैल्यू है 2 से लेके 10 तक हो सकता है। अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे किसमें आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड में। इनका आगे हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते। सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड, इसमें 2 से 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं। अगर यहाँ पे मोनोसेकेराइड यूनिट 2 है तो इनको अपन कहेंगे डाइसेकेराइड्स, ठीक है। तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो क्या कहेंगे अपन इनको, डाइसेकेराइड, और 3 अगर मोनोसेकेराइड यूनिट है उनको अपन क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड। इसी तरीके से 4 है तो क्या कर देंगे, टेट्रासेकेराइड, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं डाइसेकेराइड के, आपके सिलेबस में भी है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, मींस इसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होगी। तो जो सुक्रोज है उसमें 2 मोनोसेकेराइड जो यूनिट्स होती हैं उसमें एक होता है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज की यूनिट और एक फ्रक्टोज की यूनिट है, वो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे सुक्रोज का। और इसका फॉर्मूला C12H22O11, इन दोनों का C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होगा C6H12O6। इसी तरीके से जो माल्टोज है, माल्टोज में जो दोनों यूनिट्स होती हैं दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट, यानी 2 ग्लूकोज की यूनिट है, वो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करेंगी, माल्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये तीनों अपने मेन डाइसेकेराइड्स हैं जो हमें पढ़ना भी है। सुक्रोज तो एक ग्लूकोज की यूनिट होती है, एक फ्रक्टोज की होती है। माल्टोज इसमें दोनों ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। लैक्टोज मिल्क शुगर, इसमें एक ग्लूकोज और दूसरी किसकी यूनिट होती है, गैलेक्टोज। और ट्राइसेकेराइड का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, रेफिनोज। ये ट्राइसेकेराइड, इसमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोनोसेकेराइड मिलेंगे। पॉलीसेकेराइड यानी इनका हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट हमें मिलती है। अब इसके मेन एग्जांपल्स आते हैं, एक है स्टार्च और दूसरा आता है इसमें सेल्यूलोज। स्टार्च होते हैं आलू में प्रेजेंट होते हैं, चावल में प्रेजेंट होते हैं, और सेल्यूलोज जनरली प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये अपन ने सेकंड वे क्लासिफिकेशन का किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 3 टाइप हो गए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी जिनके हाइड्रोलिसिस पे कोई आगे छोटी यूनिट नहीं मिलती है। ओलिगोसेकेराइड इनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी, और पॉलीसेकेराइड इनके हाइड्रोलिसिस पे मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट हमें मिलेगी। जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे। अब इसमें एन है वो 2 से 10 तक हो सकता है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज, ये सारे मोनोसेकेराइड है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड उनको कहेंगे अपन ओलिगोसेकेराइड। 2 है तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड्स के 3 एग्जांपल कर लिए थे अपन ने, सुक्रोज किया, माल्टोज किया और लैक्टोज किया। ट्राइसेकेराइड का एक एग्जांपल नोट कर लेना अपने, रेफिनोज। फिर पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट हमें हाइड्रोलिसिस पे मिलेंगी, और इसके मेन एग्जांपल्स हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। अब अपने नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये अपन 2 तरीके से टेस्ट से कर सकते हैं। एक तो इसकी फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है।
जो शुगर्स हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजन को रिड्यूस कर देंगी उनको अपन कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। दो तरीके से क्लासिफाई हो गई है। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर और सेकेंड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो जो शुगर्स है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजेंट इनको रिड्यूस कर देंगे उनको अपन कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं अपन टॉलरेंट रीजेंट है वो क्या होता है। टॉलरेंट रीजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला AgNH32 प्लस और ये बेसिक मीडियम में काम में लिया जाता है। तो जो शुगर्स है टॉलरेंट रीजन के साथ में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करेंगी वो किस तरीके की शुगर हो जाएंगी, रिड्यूसिंग। सेकेंड आता है अपने फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है अपन प्रैक्टिकल में करते हैं, 11th-12th में भी किया होगा। फेलिंग सॉल्यूशन है वो दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए है वो कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या इसे रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, CuO। तो ये रिड्यूसिंग शुगर इसके साथ में अगर रिएक्शन करती है तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है। तो अधिकांश मतलब ज्यादातर मोनोसेकेराइड और जो डाइसेकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर में आती है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो ये मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स हैं वो कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। डाइसेकेराइड है फिर भी ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब दूसरा आता है अपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पा रही उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एक तो एग्जांपल अपने डाइसेकेराइड का आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सुक्रोज आ गया। इसके अलावा अपने जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च है और सेल्यूलोज और क्या आ गया अपने सुक्रोज। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे अपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आगे समझ में, रिड्यूसिंग यानी जो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट रीजेंट इनको रिड्यूस कर रही है वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं कर पा रही उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्यों कर पा रही है, अपनी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से ये टॉलरेंट रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रही है। तो ये तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया अपन ने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा अपन ने किया स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और तीसरा अपन ने किया ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब हमें कुछ मोनोसेकेराइड्स की और कुछ डाइसेकेराइड है उनकी अलग से स्टडी करनी है। जो मोनोसेकेराइड है उसमें दो आते हैं अपने, एक ग्लूकोज है और दूसरा आता है अपने फ्रक्टोज। तो अपन पहले इनकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होता है, C6H12O6। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और जो फ्रक्टोज है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसमें एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डो मीन्स इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हेक्सोज यानी 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है बट फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो अपन इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, अब CHO ग्रुप बीच में नहीं होता, CHO ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। तो CHO 4 सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप होंगे इसमें और एक लास्ट में प्राइमरी एल्कोहल है वो ग्रुप होगा। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। इससे अगर फॉर्मूला देखेंगे तब ये आएगा अपने C6H12O6। अब इसमें क्योंकि कीटोन ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा, हमेशा बीच में ही होगा।
प्राइमरी एल्कोहल होंगे, 3 सेकेंडरी एल्कोहल और एक कौन सा ग्रुप होगा?